हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का पाठ 3, धातु और अधातु। केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के बारे में समझेंगे धातु और अधातु। कोई भी पदार्थ या द्रव कह सकते हैं, उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। इसी प्रकार अशुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में। सबसे पहले हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझेंगे, जिनमें कोई ना कोई मिलावट होती है, ऐसे पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ का सबसे पहला भाग है मिश्रण। इस मिश्रण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी। और शुद्ध पदार्थों में जो दो भागों में हमने विभाजित किया तत्व और यौगिकों को, जिनमें तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले हमें धातुओं के बारे में पता होना चाहिए। धातुओं में कई गुण पाए जाते हैं, जैसे चमक। इस चमक के कारण इसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। तन्यता, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता, जिन धातुओं को पीट के हम चादर बना सकते हैं। तथा ये धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसका उदाहरण है लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। इसी प्रकार अधातुओं के बारे में बात करें, वे पदार्थ जो धातुओं के गुण नहीं रखते हैं, या फिर जिनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता और चमक नहीं पाई जाती है, और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि। ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। अब धातुओं का उपयोग हम करते हैं, जैसे लोहा धातु है, इसका उपयोग हम करते हैं पुल बनाने में और बिल्डिंग बनाने में। इसी प्रकार तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत तार बनाने में, और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में। अधातुओं के भी कई उपयोग होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम प्राण गैस कहते हैं, प्राण वायु भी कह सकते हैं। इसका उपयोग होता है श्वसन में। दूसरी अधातु है क्लोरीन। इसका उपयोग हम करते हैं जल के शुद्धिकरण में। अब इसी तरह से धातु और अधातुओं में अंतर पूछा जाता है, तो इसमें कई विशेषता होती हैं, जैसे चमक। धातुओं में तो होती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। तन्यता धातुओं में होती है लेकिन अधातुओं में नहीं होती है। आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर हम चादर बना सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में होता है लेकिन अधातुओं में नहीं होता। विद्युत चालकता, ये धातुओं में होती है लेकिन अधातुओं में नहीं होती है। और धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करती हैं। अब यहाँ पर धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण दिए हुए हैं। सबसे पहला गुण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे एक धातु है यहाँ पर सोडियम, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से, जो अधातु है, तो ये बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। ये एक धातु ऑक्साइड है। इसी प्रकार जब भी हम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्षार बनता है। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, जल में घुलने पे ही क्षार देते हैं। इसी प्रकार जो अधातु है ऑक्सीजन, ठीक है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम दिखा सकते हैं C+O2 बराबर CO2। जैसे कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है अधातु, और O2 यहाँ पर है ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। और अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति होते हैं, यानी जल में घुलने पर अम्ल देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातु पानी से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है वो दिखा सकते हैं हम। इसी तरह धातुओं की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सक्रियता श्रेणी। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिवनेस। जैसे कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के
घटते हुए क्रम में रखा जाता है, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उसी को ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये यहाँ पे दिए हुए हैं: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या पारा कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड। अब इसे याद रखने की ट्रिक है: काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दी है ट्रिक, इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और इन सक्रियता श्रेणी का प्रयोग कह सकते हैं या फिर अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। इसका उपयोग अब क्या करते हैं: धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, यानी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने में इस सक्रियता श्रेणी का प्रयोग कर सकते हैं। और आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें धातु 90 से 92 तक होती हैं और अधातु जितनी शेष बची वो उनमें से उपधातु होती हैं 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो सूत्र है वो होता है 2n²। यहाँ पर n की जगह हम 1 लिखेंगे पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसी प्रकार बात आती है परमाणु की। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इसी आधार पर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद आता है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का मतलब होता है बांधना। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हीं को हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं: आयनिक बंध या फिर उन्हें हम कह सकते हैं विद्युत संयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर सबसे पहले बंध को हम समझेंगे आयनिक बंध। ये क्या होता है: जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की आपस में आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर कौन से बंध बनेंगे? आयनिक बंध कह सकते हैं, विद्युत संयोजक बंध, जैसे NaCl का बनना, KCl का बनना। इसी प्रकार दूसरा बंध है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जिन्हें हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। और वे जो आयनिक बंध थे वे बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के आपस में आदान प्रदान से। तो ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे H2, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1। इसी तरह यहाँ भी 1 होगी। इस हाइड्रोजन को अपना अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2 होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसे भी 1 की आवश्यकता थी तो ये इससे ले लेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हम बाकी एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सहसंयोजक बंध के प्रकार भी सेम वैसे ही हैं। 3 प्रकार के होते हैं: एकल, द्वि और त्रि। जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वे एकल होते हैं, जिनमें द्विबंध एंड डबल बॉन्ड पाया जाता है वे द्विसहसंयोजक होते हैं, और जिनमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं वे त्रिसंयोजक होते हैं। अब इसी तरह से आयनिक बॉन्ड होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उन्हीं को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। NaCl, CaCl2, MgOH ये इसके उदाहरण है। गुणधर्म दिए हुए हैं, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है। भर्जन और निस्तापन में अंतर बहुत आता है, टिप्पणी भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज तथा अयस्क में अंतर, मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातु मरल और मैट किसे कहते हैं? क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।